प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आइस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सेशन 7 की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। आज के सेशन में इतिहास से जुड़े 4 प्रश्न होंगे, जबकि एक प्रश्न कला और संस्कृति से भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखें। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ऑप्शंस हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ऑल इंडिया होम रूल लीग। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में होम रूल लीग आंदोलन बहुत महत्व रखता है। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ एक रिएक्शन था। लीग बनने से पहले बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी.एस. खापर्डे, सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बाप्टिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कुछ बड़े नेताओं ने डिसाइड किया कि कांग्रेस के अलावा देश में एक ऐसे गठबंधन की दरकार है जो साल भर काम करे। सभी ने स्वशासन पर जोर दिया। कई दिनों तक तिलक और बेसेंट साथ रहे, लेकिन बाद में दोनों ने अपना अपना रास्ता चुना। 1915-16 में देश में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। एक तो तिलक की इंडियन होम रूल लीग और दूसरी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग। तिलक के मुकाबले बेसेंट की लीग बहुत बड़ी थी। देश भर में ज्यादातर उसकी शाखाएं थीं, जबकि तिलक की लीग महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। अलग अलग वजहों से 1919 तक आते आते ऑल इंडिया होम रूल लीग कमजोर पड़ने लगी और बाद में यह कांग्रेस का हिस्सा बन गई। 1920 में गांधी जी को इस लीग का अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ऑल इंडिया होम रूल लीग। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इनमें सबसे पहले नील दर्पण का लेखन हुआ 1858-59 के करीब। अब आइए एक्सप्लेनेशन के जरिए इसको देखते हैं। फैक्ट बेस्ड इस क्वेश्चन को हमें पूरी जानकारी होने के बाद ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चारों विकल्पों को एक एक कर देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी बॉम्बे में। स्वामी दयानंद इसके संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी थे। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटों पर बहुत अधिक जोर दिया। नील विद्रोह के बारे में बताने के लिए 1858-59 में दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हुए सन्यासी विद्रोह की घटना पर 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की। इसी लेख से हमें वंदे मातरम गीत मिला। और सबसे आखिरी विकल्प 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता हासिल की थी। यह सफलता पाने वाले वे पहले भारतीय थे। तो इन चारों के टाइमलाइन को देखेंगे तो सही विकल्प जो निकलेगा वो है ऑप्शन बी। इन चारों विकल्पों में सबसे पहले नील दर्पण का लेखन हुआ। तीसरा क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है संस्थान और दूसरी तरफ है संस्थापक।
पहला है बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेजली। सवाल यह है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर केवल 3। सही जवाब है केवल 2, यानी कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऐसे सवाल कुछ टफ नेचर के होते हैं क्योंकि हमें कम से कम 2 फैक्ट के बारे में सही जानकारी होनी ही चाहिए। एक ही साल में इतिहास खंड में आए सवालों में ये तीसरा सवाल है जो औपनिवेशिक काल में शिक्षा के विकास से पूछा गया है। इस सवाल से जुड़ी कुछ जानकारियां हम पिछले सेशंस में दे चुके हैं, फिर भी यहां एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के शुरुआती 60 सालों में शिक्षा के नजरिए से कुछ काम किए। मुस्लिम लॉ की पढ़ाई के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसके बाद 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, न कि विलियम जोन्स ने। इसलिए पहला युग्म गलत हो जाता है। इसे हिंदू लॉ और दर्शन के लिए स्थापित किया गया था। अंग्रेजों को जब महसूस हुआ कि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है और प्रशासन तभी अच्छे से चल सकेगा जब हमारे सिविल सर्वेंट्स यहाँ की भाषाओं परंपराओं को बखूबी जानने लगे, समझने लगे। इसके लिए साल 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड वेलेजली ने करवाई थी, न कि आर्थर वेलेजली ने। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। चौथा सवाल, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कोई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा कथन है भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरी घटना है एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथी घटना है गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। 4 1 2 3, 3 2 1 4 इस तरह से दिया हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहले एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदला गया, इसके बाद किसी राज्य में पहली बार साम्यवादी दल की सरकार चुनी गई और आखिर में गोवा भारत का अंग बना। तो इस तरह के सवाल में घटनाएं कब कब हुई ये पता होना चाहिए। तो आइए इस पर नज़र डाल लेते हैं। 2017 में द हिंदू के एक आर्टिकल में आज़ादी से लेकर 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम दिया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि सिविल सेवा के प्री और मेंस दोनों एग्जाम में दैनिक अखबारों पर बहुत जोर दिया जाता है। इसलिए सिविल सेवा क्वालिफाई करने के लिए अखबारों के आर्टिकल का विश्लेषण कर अध्ययन जरूरी होता है। सवाल में पूछी गई सभी घटनाएं बहुत करीबी समय में यानी 1-2 वर्ष के अंतराल के बाद हुई हैं, इसलिए सॉल्व करते समय सावधानी बरतना सही है। तो दोस्तों यहाँ हमने कम से कम 2 घटनाओं के बारे में पता होना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि घटनाओं के क्रम को थोड़ा कठिन सेट करके बनाया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि ऐसे सवालों में हम सबसे पहले ऐसी घटना को ढूंढते हैं जिस पर आप श्योर हों कि बाकी के 3 से पहले यही हुई है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें कम से कम 2 के बारे में पता होना ही चाहिए। इन सब में सबसे पहले एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। सरकार ने यह फैसला 1953 में लिया था। अब ऑर्डर में 3 के सबसे आगे जाते ही 4 के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही विकल्प बचे हैं, बी और डी, और दोनों में ही 4 सबसे आखिरी में है। गोवा 1961 में स्वतंत्र भारत का अंग बना। अब बचते हैं 1 और 2। इनमें से पहले क्या हुआ? तो बता दें कि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जबकि 1957 में केरल में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से किसी साम्यवादी दल की सरकार बनी। इसलिए सही क्रम है 3 2 1 4। अब 5वां सवाल कला और संस्कृति से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है परंपरा और दूसरे तरफ दिया गया है राज्य। परंपरा में पहला चपचार कुट त्योहार, राज्य मिजोरम। दूसरा है खोंगजोम परबा गाथा गीत, राज्य मणिपुर। और तीसरा है थांगटा नृत्य, सिक्किम। सवाल यह है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है।
ऑप्शंस हैं केवल 1, 1 और 2, केवल 3 या फिर 2 और 3। सही उत्तर इसका है कि 1 और 2 यानी ऑप्शन बी सही है। विश्लेषण देखें। यूपीएससी कला एवं संस्कृति से संबंधित खंडों, नृत्य, संगीत, त्योहार, वाद्य यंत्र, नृतक, संगीतज्ञ इत्यादि से जुड़े सवाल हमेशा से पूछते आई है। इनसे जुड़े सवाल तभी पूछे जाते हैं जब यह किसी न किसी तरह खबरों का हिस्सा रहे हों। तो आइए इस सवाल में पूछी गई परंपराओं को एक एक कर देखते हैं। हमारा पहला युग्म यह है कि चपचार कूट त्योहार का संबंध मिजोरम राज्य से है। दरअसल मार्च 2018 में बिजनेस स्टैंडर्ड में एक खबर छपी थी कि चपचार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ कल्चरल फर्वर अक्रॉस मिजोरम, यानी कि चपचार कूट त्योहार को पूरे मिजोरम में सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया गया। NIOS की किताब में एक लिस्ट दी गई है कि किस महीने में कौन सा त्योहार और मेला मनाया जाता है और वह किस राज्य से संबंधित है। इस लिस्ट को देखने से पता चलता है कि चपचार कूट त्योहार को मिजोरम राज्य में मार्च के महीने में मनाया जाता है। अब आते हैं दूसरे युग्म पर, जिसमें दिया गया है खोंगजोम परबा गाथा गीत का संबंध मणिपुर से है। तो दोस्तों, अतुल्य भारत की वेबसाइट और 2015 में द हिंदू में वॉर इन वर्ड्स नामक छपी एक खबर में इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। खोंगजोम पर्व मणिपुर की एक पारंपरिक संगीत कला है जिसमें ढोलक या ढोल की आवाज के साथ गाथा गीत शामिल होता है। यह पर्व अप्रैल 1891 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई खोंगजोम की वीरता की कहानियों को कला के रूप में दर्शाता है। खोंगजोम पर्व मणिपुर के सबसे लोकप्रिय संगीत कला रूपों में से एक है और देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करता है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता नामेइराकपम इबेमनी देवी इस गाथा गीत की प्रमुख कलाकार है। अब आइए पढ़ते हैं तीसरे युग्म की तरफ, यानी थांगटा नृत्य का संबंध सिक्किम से है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। CCRT के मुताबिक थांगटा मणिपुर के मार्शल आर्ट को कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति उन दिनों हुई थी जब मनुष्य का अस्तित्व जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने की क्षमता पर निर्भर होता था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे अगले 5 सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बीच बीच में क्वेश्चन बैंक देखते रहिए। नमस्कार।